भारत में योजनाओं के विकास और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में अभी तक हम लोगों ने 7 पंचवर्षीय योजनाओं और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। जो 7th 5 ईयर प्लान था वो था 1985 टू 1990। ये एक सफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। लेकिन इसके बाद एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर आया और ये दौर लगभग 2 सालों तक चला। तो 1990 से 1991 और 1991 से 1992 ये जो दौर था ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर था। और इसमें जहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ, वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरी सरकारों का गठन हुआ, जिसमें वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहे। फिर वो भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर सके, इनस्टेबिलिटी बनी रही और चंद्रशेखर जो थे वो प्रधानमंत्री रहे कुछ समय के लिए। तो इस दौर में यानी इन 2 सालों में किसी भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हो सका। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये दौर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब आप 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ने जाएंगे तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि ये जो दौर था जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति, भुगतान संतुलन की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि कई टन सोना जो है वो गिरवी भी रखना पड़ा था, जिसके बारे में हमने जब 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर हमने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आप सारे वीडियोस बहुत अच्छी तरह देख पाएंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 8th 5 ईयर प्लान की, क्योंकि 7th 5 ईयर प्लान तक हम लोगों ने सिलसिलेवार पढ़ा ही है और 90, 91 और 91-92 में कोई योजना तैयार नहीं हो पाई इनस्टेबिलिटी के कारण। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 8th 5 ईयर प्लान 92 से 97 के बीच। तो ये जो योजना है इस योजना में एक बदलाव आता है, कंसेप्चुअल चेंज आता है। कंसेप्चुअल चेंज क्या होता है? देखिए 1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो है वो वित्त मंत्री थे और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज आता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तेजी से होने लग जाता है। और एक तरफ जहां ऑन वन हैंड एक तरफ जहां क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी ठीक करने की, लाइसेंसिंग जो थी उसको कम करने की कोशिश की जाती है, लाइसेंसिंग वगैरह को। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था। तो फिर प्लानिंग पर भी उसका असर पड़ना सुनिश्चित था। प्लानिंग पर असर ये पड़ा कि इससे पहले जो प्लान्स होते थे वो सारे प्लान इंपरेटिव नेचर के होते थे। All the plans before 8th year plan were of imperative nature, यानी आदेशात्मक नेचर के होते थे। और जो 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच का था ये इंपरेटिव नहीं था, ये इंडिकेटिव नेचर का था। अब फिर यहाँ पर एक बात हम कहेंगे कि अगर आपने हमारे प्लान वाला यानी टाइप्स ऑफ प्लान वाला टॉपिक का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसे आपको देखना पड़ेगा। वहां पर हमने इंपरेटिव और इंडिकेटिव प्लान के बारे में बताया है। तो इंडिकेटिव प्लान की क्या खासियत होती है? जो इंडिकेटिव प्लान होते हैं वो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम यानी प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों का सहयोग लेकर काम करते हैं। वो दबाव नहीं बनाते, यानी ऐसे प्लानिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें सरकारें सहयोग की भूमिका में रहती है, न कि दबाव बनाने की भूमिका में। तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा था और निजी उपक्रमों से भी मदद ली जानी जरूरी थी, तो सरकार का जो प्लानिंग का तरीका और उसका जो अप्रोच है वो बदलने लगा। और बेसिक चीजें ये थी कि देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट को हाई प्रायोरिटी दिया गया, ये कोई नई बात नहीं थी, लगभग और भी प्लान्स में ये सब चीजें चली रही थी। एम्प्लॉयमेंट
पर विशेष जोर दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको महत्व दिया गया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी इसमें महत्व दिया गया। और साथ ही साथ जब योजना का ये स्वरूप तय हुआ कि भाई हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, हेल्थ सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना है, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले इसकी कोशिश करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी सड़क, परिवहन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था इसमें थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए कुछ चेंजेस भी आए, क्योंकि यहाँ पर अब डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आया। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन आया और साथ में देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स, तो डिसेंट्रलाइजेशन को जब लिंक किया गया तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दो बड़े अमेंडमेंट हुए संविधान में। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है, यूपीएससी और एमपीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो एक तो देखिए पंचायती राज जो एक्ट था, 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये आ गया है ना। तो एक तो ये एक्ट बना जिसको अप्रैल 1993 में लागू किया गया। दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है, जो जून 1993 में लागू किया गया, ये भी 92 का एक्ट था। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये दो बड़े अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये घटनाक्रम कब हो रहा है? 92 से 97 के बीच में, और 8th 5 ईयर प्लान की कैरेक्टरिस्टिक बन गई। तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट आए, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ये महिलाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए जो एक्ट लाया गया 1990 में, उसका इम्पैक्ट यानी उसके अकॉर्डिंग महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए एम्पावरमेंट का भी ध्यान इसमें रखा गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए ये नेशनल वुमेन फंड एस्टैब्लिश्ड, नेशनल वुमेन फंड यानी महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय कोष का गठन किया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कोष का गठन, क्योंकि नेशनल वुमेन कमीशन तो बन ही चुका था 1990 में, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये नेशनल वुमेन फंड भी बना दिया गया। और चूंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा था, है ना, और विदेशी कंपनियां भी भारत में आने के लिए प्रवेश उनको मिलता जा रहा था, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपन ने अडॉप्ट कर ली थी। डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस वगैरह लेने के लिए जो बहुत सारे नियम कानून थे उनमें ढील बढ़ती जा रही थी। जो पब्लिक सेक्टर थे उन्हें प्राइवेटाइज करने की प्रक्रिया यानी उनको डिसइन्वेस्ट किया जा रहा था। तो एक शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा। तो देखिए ये सेबी एक्ट भी लाया गया। इसी दौर में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट लाया गया, यानी कि इनको सेबी को एक वैधानिक, जो कि पहले एक अध्यादेश के रूप में लाया गया, अब उसे एक वैधानिकता यानी कि स्टैट्यूटरी फॉर्म प्रदान किया गया, और इसे काफी शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए ताकत प्रदान कर दी गई। तो ये 8th 5 ईयर प्लान की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक समझ गए आप लोग कि 8th 5 ईयर प्लान, इसमें याद रखने की बात क्या है? इसमें याद रखने की बात यह है कि 92 से 1997 के बीच का प्लान था। ह्यूमन डेवलपमेंट, खासकर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब इसके महत्वपूर्ण पहलू थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश की गई, है ना। इसके अलावा महिलाओं के विकास के लिए वुमेन जो कमीशन बना था, उन सब के को देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फंड का गठन किया गया। पंचायती राज एक्ट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी इस प्लानिंग कमीशन की ही एक तरह से इसके बीच में ही ये सब घटनाक्रम हुई। अब आगे बढ़ते हैं 9th 5 ईयर प्लान में। अगर जाएंगे, इफ यू गो इन द 9th 5 ईयर प्लान, तो देखिए 9th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन हो जाएगा 97 to 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस पंचवर्षीय योजना में भी काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। जैसे देखिए डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड इक्वालिटी, इसका भी एक ही लक्ष्य था कि हमें विकास करना है, और विकास कैसे करना है? तो जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब ऐसा विकास नहीं होना चाहिए
कि कुछ लोगों की तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए और कुछ लोग जो है वैसे की वैसी स्थिति में पड़े रहें, उनकी इनकम ना बढ़े, उनके जीवन स्तर में सुधार ना हो। तो ऐसा नहीं, डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी न्याय और समानता के साथ विकास। साथ में रीजनल बैलेंस, क्या है, हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र जो थे वो अविकसित थे। रीजनल यानी कि क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है, तो रीजनल बैलेंस को ध्यान दिया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को ठीक करना, है ना, भुगतान संतुलन की स्थिति में गड़बड़ी अगर हो रही है तो उसे थोड़ा ठीक करने के लिए भी सोच इसमें आई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंसी, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है उसमें आत्मनिर्भरता लाने की भी कोशिश इसमें की गई। तो बातें धीरे धीरे वही आ जाती है रिपीट होके कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करना है, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, रीजनल इम्बैलेंस को कम करना है। तो अब इन सब चीजों को कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे? तो समय समय पे हमें कानून वगैरह बनाना पड़ता है, संसद जो है कानून बनाती है। अब देखिए, जैसे उनको लगा कि हमारे देश में चूंकि विदेशी कंपनियां आ रही हैं और फॉरेन एक्सचेंज का जितना फायदा हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, तो देखिए एक कानून बनाया फेमा 1991। अब ये कानून सब की आवश्यकता उन्हीं सब जो हमने प्लान बनाया उन सब प्लान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये सब कानून बनाने पड़ते थे। तो फेमा हो गया 1991। फिर देखिए, अब चूंकि बहुत सारी इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियां आने लगी थी, इंश्योरेंस के सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां आने लगी, तो IRDA बनाया, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999। तो देखिए IRDA आ गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपैक्ट दिख रहा है। और आपको क्या बताया, ये जो प्लान था ये इंडिकेटिव नेचर का था, यानी कि इसमें सरकार विभिन्न संस्थाओं पर दबाव नहीं बनाती थी। तो क्या करना पड़ा उनको, एक ऐसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया उन्होंने, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी वो सब सरकार की नीतियों के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं, सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो जनता के हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब ये काम सरकार नहीं देख रही थी, ये काम इस संस्था के जिम्मे आ गया, IRDA के जिम्मे आ गया। बनाया इसे संसद ने और ये जो है सरकार के बिहाफ पे ये काम करने लगी। तो यही इंडिकेटिव नेचर है ना, सरकार डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन सरकार की नीतियों के मुताबिक ये जो संस्था, ये जो कंपनियां हैं, ये जो उद्योग हैं, ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए ऐसे एक्ट बना दिए गए या ऐसी संस्थाएं बनाई गई। और आपको दिखाते हैं, अब देखिए एक ट्रेडमार्क एक्ट भी आया 1991 में। ट्रेडमार्क एक्ट की क्या जरूरत हुई? ट्रेडमार्क मतलब हर कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। तो जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो बहुत सारी कंपनियां आ गई, सब ट्रेडमार्क को लेकर के सब विवाद होने लगे, डिस्प्यूट होने लगे, उसके ऊपर कानून बनाना पड़ा, ट्रेडमार्क एक्ट आ गया। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी का प्रवेश बढ़ा, कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा, इंटरनेट का अधिक से अधिक उपयोग होने लगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी, बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा। तो सरकार की मजबूरी हो गई कि यार कुछ ना कुछ इसमें भी चेंज होना चाहिए। तो IT एक्ट आया 2000 का, है ना। देखिए ये पीरियड वही है 97 टू 2002। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आ गया, IT एक्ट, है ना। इसी तरह से देखिए ये जो हमारा टेलीफोन रेगुलेटरी या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई 1997, क्योंकि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां भारत में आ गई तो उनके बीच कंपटीशन होने लगा, तो उनको भी रेगुलेट करना है। तो इस तरह से भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस का दौर, बदलाव का दौर इस समय में देखने को मिल सकता है, जो कि 9th 5-year प्लान में आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉलिटिकल चेंज भी आया। पॉलिटिकल चेंज ये आया कि इसी समय में, यानी इसी दौर में, यानी 9th 5-year प्लान के भीतर ही सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी प्रभाव बढ़ा, यानी द्वितीय हरित क्रांति का भी प्रभाव बढ़ा। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया ईयर 2000 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन इसी योजना के दौरान, यानी 9th
5 ईयर प्लान के दौरान किया गया। तो एक तरफ 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बहुत सारे हमने एक्ट देखे जो कि इन 8th 5 ईयर प्लान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू हुआ। फिर 9th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो हमने लक्ष्य रखे या जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, उसको पूरा करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए। अब चलते हैं हम लोग 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना ये भी एक क्रम में ही है। आप देखिए इसको 2002 से 2007 के बीच की ये पंचवर्षीय योजना है। 2002 टू 2007, 2002 से 2007 10th 5 ईयर प्लान। इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे गए, तो उस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे देखिए जीडीपी में वृद्धि का 8% लक्ष्य रखा गया, मतलब काफी ऊंचा, क्योंकि अभी तक जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसका इंपैक्ट अब देश में पड़ना शुरू हो गया था। तो देखिए जीडीपी के ग्रोथ का लक्ष्य 8% रखा और अचीवमेंट भी अच्छा खासा हुआ, 7.5% का अचीवमेंट जीडीपी के ग्रोथ में हुआ। ये देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बड़े लक्ष्य रखे जाने लगे और $7.5 बिलियन, $7.5 अरब का लक्ष्य जो है इसमें था और लगभग इसके आसपास जो है उन्होंने अचीव भी किया। 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य रखा गया, वो भी कृषि क्षेत्र के अलावा 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का लक्ष्य रखा गया। लिटरेसी को 75% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, 75% तक, 2002 से 2007 तक की बात कर रहे हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो शिशु मृत्यु दर है, उसको कम करने के लिए 45 पर 1000, 45, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है भारत में, तो ये लक्ष्य रखा गया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी हमें कम करना है और इसे 45 पर 1000 तक लाने की कोशिश की गई। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई और इसे 25% तक करने का भी लक्ष्य रखा गया, प्लांटेशन वगैरह करके। ठीक, तो इस तरह से कई बड़े लक्ष्य जो हैं तय किए गए और काफी कुछ अचीवमेंट भी हुआ। जैसे देखिए एग्रीकल्चर में ग्रोथ का 3.42% का अचीवमेंट हुआ, इंडस्ट्री में 8.7% का अचीवमेंट हुआ, सर्विस सेक्टर में देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट, 9.30% का ग्रोथ हुआ, है ना, 9.30% का ग्रोथ हुआ। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, जीडीएस, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, यानी कि जितना ग्रॉस डोमेस्टिक हमारे देश में जितना उत्पादन हो रहा है उसका लगभग जो है 26.62% का 26.62% का जो है लक्ष्य रखा गया और उसे हासिल भी किया गया। सेविंग का लक्ष्य, यानी जितना इनकम हो रहा है उसमें से 26% की बचत हो रही है और ये बचत बेसिकली इन्वेस्टमेंट के काम आती है, यानी कि सरकार को इन्वेस्टमेंट करने में, निवेश करने में मदद करती है। तो ये भी एक बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ। इन्फ्लेशन जो है उसको भी एक अंकों में बनाए रखा और वहीं 90 के दशक में आप देखेंगे तो यही इन्फ्लेशन जो है मतलब डबल डिजिट में होता था। यहां देखिए इन्होंने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा। तो 2002 से 2007 के बीच वाला जो ये प्लान है 10th 5 ईयर प्लान, ये भी काफी अचीवमेंट वाला रहा और इस दौर में कई एक्ट बनाए गए। जैसे देखिए कई महत्वपूर्ण एक्ट, एक तो ये कंपटीशन एक्ट आया, वही सब इंपैक्ट कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बन गई थी, बहुत सारे उद्योग निजी क्षेत्रों में स्थापित हो गए थे। अब उनके बीच स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन बनी रहे, इसके लिए हमने एक एक्ट बना दिया, तो कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक, आरटीआई एक्ट क्यों? क्योंकि भाई जनता जो थी, अब बहुत सारे निजी उपक्रम आ गए थे, सब पब्लिक सेक्टर भी आ गए थे, भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में बहुत जागरूकता आने लगी थी, है ना, तो अवेयरनेस डेवलप हो गया था, तो एक एक्ट भी बनाना पड़ा, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये भी इसी दौर की देन है, 2002 से 2007, यानी 10th 5 ईयर प्लान। इसके अलावा ये देखिए एक एक्ट आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था तब तक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है, तो उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया 2003 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब ये हो रहा था कि बहुत सारी जो कंपनियां थी, उद्योग थे, वो बड़े पैमाने पर इनकम कर रहे थे, आय उनकी हो रही थी, लेकिन वो बराबर सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे, या बहुत सारे लोगों की आय तो बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन वो प्रॉपर टैक्स जो है पे नहीं कर रहे थे। तो देखिए यहां पर एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट आया, MLPA, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2003।
2003 आया और इसको कमेंस किया उन्होंने 1 जुलाई 2005 से लागू की। तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2003 कमेंस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2005। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003, दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीआई एक्ट 2005, ये भी एक उपलब्धि है। कंपटीशन एक्ट 2002, दिस इज आल्सो ए वेरी बिग अचीवमेंट, कंपटीशन एक्ट 2002। और एक था ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये बजट प्रणाली में सुधार के लिए 2003 में ये एक्ट लाया गया, एफआरबीएम एक्ट। क्योंकि बहुत सारे बदलाव आर्थिक क्षेत्र में हो रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक जनता की जागरूकता, अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी और उसे बीच बीच में उस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, योजना को ध्यान में रखते हुए बनाया भी जा रहा था। तो ये सब उपलब्धियां हमने 10th 5 ईयर प्लान यानी 2002 से 2007 के बीच की थी। अब हम लोग बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान की। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, 2007 to 2012। इसमें खासकर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, वो ये कि इस प्लान में एक लक्ष्य रखा गया था 11th 5 ईयर प्लान में, शिक्षा के लिए एक थीम थी इनकी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एसेंशियल जो प्राइमरी एजुकेशन, खासकर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और उसको फंडामेंटल राइट में शामिल करने का लक्ष्य इस प्लान में रखा गया। अब जब लक्ष्य रखा गया तो कानून बनाना पड़ेगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आया जिसको हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई 2009। अब देखिए ये 11th 5 ईयर प्लान का एक कंट्रीब्यूशन हो गया। 11th 5 ईयर प्लान में अगर पूछेंगे आरटीई जो किस 5 ईयर प्लान में आएगा, तो आप बोल देंगे 11th 5 ईयर प्लान, क्योंकि 2007 से 2012 का लक्ष्य था और 2007 में ही ये तय कर दिया गया था कि हमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को अनिवार्य करना है और शिक्षा को फंडामेंटल राइट में लाना है। तो आर्टिकल 21A में स्पेशली ये जोड़ते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 बनाया गया और शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को, एक प्रारंभिक शिक्षा को जो है मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया। और साथ ही साथ जो सामान्य तौर पर जीडीपी में एवरेज ग्रोथ रेट जो है 8.3% का देखा गया। एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ रेट ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3.3% का था। इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट 6.6% का था और सर्विस का जो ग्रोथ रेट था ये ज्यादा था। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लाए जाने के बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट भले ही कम था, लेकिन सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट तेजी से हुआ। सर्विस सेक्टर मतलब क्या हुआ, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो गया, तो इनमें ग्रोथ रेट जो है ज्यादा था। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये ग्रोथ रेट में बहुत तेजी थी। और आप देख रहे होंगे 9 से 10% के बीच ये सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है। तो 11th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत एक कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिएगा कि इसी प्लान में 2009 में जो राइट टू एजुकेशन, बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो मूल अधिकार का अधिकार मिला, वो इस 5 ईयर प्लान का एक योगदान है। और चलते हैं लास्ट में 12th 5 ईयर प्लान पे बात करेंगे। 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 2017 है ना, 2012 से 2017 के बीच। तो ये भी बहुत ही विस्तृत योजना थी और इसमें तेजी से विकास लाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ लाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है। ये 3 बड़े शब्द हैं इसमें, तेज, फास्ट, इंक्लूसिव, मतलब वो लोग जो बहुत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो विकास में उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, तो इंक्लूजन यानी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास, या ऐसा नहीं कि हम सारे रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, इतना ज्यादा उसका दोहन कर लें कि आने वाले समय में हम जो है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो जाए, तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा। तो सस्टेनेबल यानी कि पर्यावरण को भी ध्यान रखना है,
एनवायरमेंट को भी ध्यान रखना है। तो फास्ट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इट्स मेन टारगेट। अब इस टारगेट को हासिल कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी ठीक करना है, नेचुरल रिसोर्स को भी बचाना है, और बाकी सारे जो हमारे लक्ष्य हैं उसे भी पूरा करना है। तो देखिए क्या क्या ऐसे, देखिए एक तो चाइल्ड डेथ रेट को कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो 25 पर 1000 यानी कि जो शिशु मृत्यु दर था, बच्चों की जो मृत्यु दर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वो ज्यादा थी। तो इसको कम करने के लिए चाइल्ड डेथ रेट को कम करके 25 पर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया। अब देखिए, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। चाइल्ड डेथ रेट कम ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? चाइल्ड डेथ रेट ज्यादा होने का मतलब है कि हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण एक समस्या है ना, हमारे यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ गरीबी की समस्या है, इसीलिए तो चाइल्ड डेथ रेट ज्यादा है ना, चाइल्ड डेथ रेट ज्यादा है। या फिर कोई सामाजिक समस्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके साथ प्रॉब्लम है, भ्रूण हत्या की समस्या है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक लक्ष्य रखा गया कि इसे भी हमें कम करना है। तो देखिए, भले ही ये एक पंक्ति है, एक लाइन है, चाइल्ड डेथ रेट को कम करना, लेकिन इस एक लाइन में बहुत सारी बातें इन्वॉल्व रहती हैं कि हमें न्यूट्रिशन को कैसे बढ़ाना है, हमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट कैसे लाना है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर 11th 5 ईयर प्लान में आरटीई लाने का मकसद यही था। तो ये सारी जो बातें हैं, ये भले एक लाइन की होती है, लेकिन इससे बहुत सी बातें जुड़ी रहती है। ऐसे ही मदर डेथ रेट को 1 पर 1000 लाने का लक्ष्य रखा गया, कि मदर डेथ रेट भी जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय मदर मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी, गंभीर समस्या, इसको भी कम करने का लक्ष्य रखा गया। सेक्स रेशियो जो था ये भी कम हो रहा था, लगातार कम हो रहा था। ये सब आपस में जुड़ी हुई है चीजें हैं। सेक्स रेशियो कम होने का मतलब क्या है कि इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी कि सेक्स इनइक्वालिटी है, समाज में जो महिला और पुरुषों के बीच असमानता है, तो इसीलिए सेक्स रेशियो कम हो रहा था। तो इसका लक्ष्य रखा गया कि इसे हमें बढ़ाना है। सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 ईयर, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों में, इसे हमें 950 तक ले जाना है। तो ये अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, जादू से तो होगा नहीं, इसके लिए बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, हेल्थ सर्विसेज बेहतर करने पड़ेंगे, एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको एजुकेशन, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, मदर के लिए जो माताएं हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेगी, तभी ये सब हो पाएगा। इस तरह से ये सब जो प्लान के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए थे, इन सब का एक बहुत बड़ा मकसद था। इसके अलावा रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए देखिए 2 बड़ी चीजें इसमें तय की गई थी। एक तो 12 months रोड्स फॉर विलेजेस, यानी गांव जो हैं उनका विकास कैसे हो सकता था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। कि बारिश में जनरली क्या होता है, गांव की सड़कें टूट जाती हैं, रास्ता नहीं रहता, गांव वाले जो है बाहर ही नहीं जा पाते, वो अपना प्रोडक्ट भी नहीं बाहर ले जा पाते, बेच पाते। तो 12 मासी सड़कों से गांवों को जोड़ना, ये एक लक्ष्य रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब गांव के शहरों तक में बिजली नहीं होती थी। तो ये लक्ष्य रखा गया कि भाई हमें गांव में, और सभी गांव में 100% विलेजेस तक हमको बिजली जो है उपलब्ध कराना है। तो ये सब चीजों को इसमें बहुत महत्व दिया गया। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जो देखिए कुछ एक्ट भी बनाए गए, जैसे एक सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है ना, ऑफेंस एक्ट, ये जो है ये 2012 में लाया गया। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में लाया गया। तो ये एक बड़ा एक्ट था, क्योंकि बच्चों के प्रति जो सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल जो क्राइम हो रहे थे उसको ला करके एक बड़ा एक्ट बनाया 2012 में। कंपनी एक्ट आया 2013 में, 2013 में। इसमें कंपनियों को लेकर के कुछ सुधार किए गए कंपनी एक्ट के अंतर्गत, और विस्तृत एक्ट है, आप लोग अलग से भी इसे पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर ये बताने का है कि आप 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत क्या क्या चेंजेज आए। अच्छा देखिए, एक अभी मैं न्यूट्रिशन की आपको बात कर रहा था, गरीबी निवारण की बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है 2013।
2013 में, क्योंकि ये 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017 के बीच। तो यहाँ पर एक देखिए एक बड़ा एक्ट आता है फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिससे कि जो हमारे लगभग 50 करोड़ लोगों को, हमारे देश में 50 करोड़ लोगों को जो या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा के ऊपर भी हैं, उन्हें फूड उपलब्ध कराने, भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो है की गई है। ये मैंने आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, फूड सब्सिडी के अंतर्गत विस्तृत रूप से इकोनॉमिक्स के टॉपिक में बताया है। तो ये टॉपिक के लिए भी आप हमारे किसी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और वहां पर इसे अच्छी तरह आप तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 12th 5 ईयर प्लान जो है ये 2012 से 2017 के बीच का प्लान था। मेन मकसद इसमें था फास्ट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके अंतर्गत जो एक्ट लाए गए, इसमें आप प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, कंपनीज एक्ट 2013, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये सब एक्ट इसमें महत्वपूर्ण थे। लेकिन यहां पर इसी योजना के दौरान एक बदलाव आता है। 2014 में, जैसा कि आप जानते हैं, जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस जो है उसका पतन हो जाता है और वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, और एक नई सरकार का गठन होता है जिसके प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी मौजूद हैं और वो सरकार चला रहे हैं, है ना। तो ये जो बदलाव होता है, इसने प्लानिंग की पूरी अवधारणा को ही बदल दी इन्होंने, और इसी कारण ये हुआ कि वो प्लानिंग कमीशन जो 15 मार्च 1950 को गठित हुआ, लंबे समय तक प्लान्स बनाने, उसे अप्रूव करवा, एनडीसी के साथ अप्रूव करवाने, फिर उसको लागू तो खैर प्लानिंग कमीशन या एनडीसी नहीं करते थे, वो लागू तो उनके विभाग के द्वारा ही या मंत्रालय के द्वारा ही होता था, लेकिन उसको सुपरवाइज करने का काम, उसको ऑब्जर्व करने का काम जरूर इनका होता था। और ये सब प्रक्रिया को बदल दिया गया, और 1 जनवरी 2015 से, अब देखिए ये प्लानिंग 12th 5 ईयर प्लान के बीच में ही ये घटना हो जाती है। 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन का जो ये कॉन्सेप्ट था, इसको बदल दिया गया, और इसकी जगह पर एक नया योजना का स्वरूप आया, जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आगे जब हम बात करेंगे तो नीति आयोग पर बात करेंगे। ये अलग बात है कि हम 5 ईयर प्लान को यहां पर पूरी तरह देख चुके हैं, और प्लानिंग कमीशन के बारे में भी आपके पास जानकारी है। तो प्लानिंग कमीशन से हम कंपेयर करके भी आपको बताएंगे कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है और क्या समानता है, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल आप देखिए कि अब आपके पास पूरे 12 5 ईयर प्लान मौजूद हैं। ऑलरेडी 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी आपके पास मौजूद है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1956, और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल के लिए आप हमारे इससे पिछले वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, जहां पर डोमर मॉडल और हैरोल्ड डोमर मॉडल के बारे में संक्षेप में हमने बताया है। इसमें खासकर ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और दामोदर वैली प्रोजेक्ट का इसमें जो है महत्वपूर्ण इस योजना के दौरान स्थापना हुई। सेकेंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल है ना, बड़े उद्योगों की स्थापना वाला प्लान था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र इसमें स्थापित किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 टू 1966, इसमें इकोनॉमी को टेक ऑफ की पोजीशन में ले जाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस समय 2 बड़ी घटना हुई। एक भारत और चीन के बीच युद्ध 1962, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965, जिसके कारण यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसके अलावा इसी 1966 के बाद थोड़ा सा ब्रेक आया प्लान में, और 66 टू 69 यानी 66 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69, ये 3 सालों में प्लान हॉलीडे का कॉन्सेप्ट आया, योजना अवकाश बोलते हैं, और इस दौरान भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके बाद ये जो 66 टू 69 में प्लान हॉलीडे आया, इसके बाद फिर एक बार योजना को एक निश्चित दिशा देने की कोशिश की गई। 69 टू 74
ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें एक बड़ा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का एक बड़ा नारा इसके अंतर्गत आया था। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1979, 1974 से 1979, 1974 टू 1979, इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और साथ में 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसको भी 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ 1975 जो है ये इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर एक और 20 सूत्री कार्यक्रम जिसको बोलते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब इसके बाद एक चेंज आता है, जैसा कि आपको मालूम है, एक बार फिर सरकार में परिवर्तन आता है, जनता पार्टी सरकार बनती है ना 77 में, और फिर 2 सालों के लिए रोलिंग प्लान आ जाता है, 78 टू 79 और 79 टू 80। रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। ये रोलिंग प्लान जो था ये गुन्नार मिडल के जो पिछड़े जो देश हैं, बैकवर्ड जो कंट्री हैं, अनडेवलप्ड कंट्री हैं, उनके विकास के लिए एक योजना के स्वरूप के रूप में विकसित किया गया था गुन्नार मिडल के द्वारा। तो उसको रोलिंग प्लान को जनता पार्टी ने अपनाया, गुन्नार मिडल के इस प्लान को, और कोशिश की कि प्लान को जो फिक्स कर दिया जाता था उस फिक्स करने के बजाय उसे समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलते रख करके लक्ष्य को हासिल किया जाए। फिर आते हैं 6 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985, है ना। इसमें भी गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। IRDP जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसके अंतर्गत शुरू किए गए थे। 7 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के बीच शुरू किया गया, 1985 टू 1990। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया 2 साल के लिए फिर इंस्टेबिलिटी आई, तो 90 टू 91 एंड 91 टू 92। ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी द प्लान्स कुड नॉट बी फॉर्म्ड। फिर आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997, जिसके बारे में हमने अभी आपको डिटेल में बताया है। पंचायती राज जैसे बड़े एक्ट, नगरीय अर्बन लोकल गवर्नमेंट जैसे बड़े एक्ट इस के दौरान स्थापित किए गए थे 1992 से 1997। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 टू 2002, ठीक, इसमें जो है प्राथमिकता दी गई न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस एंड इक्वालिटी। और फिर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सब इसमें लक्ष्य रखा गया। और इसी योजना के दौरान ट्राई जैसा जो एक महत्वपूर्ण एक्ट था वो बना, फेमा आया, इरडा एक्ट है ना, ट्रेडमार्क एक्ट, ये सब इस दौरान IT एक्ट भी आया है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को रीऑर्गेनाइज किया गया। ये सब जो है 9th 5 ईयर प्लान की जो है उसके योगदान में आप रख सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 है ना, 2002 से 2007, इसमें गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करने का जैसा लक्ष्य रहता है इसमें भी रखा गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। काफी ऊंचे लक्ष्य थे और काफी कुछ उसमें हासिल भी की गई। खासकर सेवा के क्षेत्र में 9.30% का ग्रोथ रेट अपने आप में एक उपलब्धि रही। इसके अलावा FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जैसे पहले मैंने शायद फाइनेंशियल बोला है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इसके अंतर्गत आया। एक भारत में भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में एक एक्ट इस दौरान पारित किया गया जिसे RTI एक्ट 2005 कहते हैं। कंपटीशन एक्ट इस दौर में आया, 2002 का कंपटीशन एक्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी देखने को मिलता है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो भी इस दौर की एक विशेषता है। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस दौर की एक उपलब्धि है, क्या उपलब्धि है, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन। और इसी के तहत एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए
एक मूल अधिकार के रूप में आया और वो 11th 5 ईयर प्लान की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। 12th 5 ईयर प्लान एक बहुत विस्तृत योजना थी, 2012 से 2017 के बीच की योजना थी। इसमें फास्ट, मोर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा निर्धनता यानी पॉवर्टी को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने का, मदर मोर्टेलिटी को कम करने का लक्ष्य, जैसा कि मैंने बताया आपको, और लिंगानुपात सेक्स रेशियो को 950 तक बढ़ाने का 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लक्ष्य रखा गया। सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना और सभी गांवों को जो है 12मासी सड़कों से जोड़ना। 12मासी सड़क मतलब चाहे बारिश हो, बाढ़ हो, जो है लोगों को मुख्य सड़क से संपर्क बना रहे गांव के लोगों को, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बेहतर हो सके। इसके अंतर्गत प्रयास किया गया। और 12th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण, खासकर गरीबी और कुपोषण को दूर करने के लिए, यानी पॉवर्टी और मल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए एक बड़ा एक्ट आया जिसको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अलावा बच्चों को सेक्सुअल क्राइम से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड कंपनीज एक्ट 2013 इस 12th 5 ईयर प्लान के बीच की ही एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जैसा हमने बताया कि जब भारत में एनडीए की सरकार का गठन हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने घोषणा की कि प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है और उसकी जगह पर एक नई जो है कॉन्सेप्ट, नई संस्था का गठन किया जाएगा। और अंततः 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वर्तमान में नीति आयोग जो है भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और डेवलपमेंट से संबंधित सारी योजनाओं का निर्माण करती है। एक थिंक टैंक के रूप में काम करते हुए वो भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो आगे की क्लास में हम आपसे नीति आयोग पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।